नमस्कार मित्रों, नरेश आईएएस अकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज से हम आरंभ करने जा रहे हैं आईएएस मेंस एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन क्वेश्चन पेपर 2 पर आंसर राइटिंग सेशन का पहला भाग। जीएस पेपर 1 पर हम कुछ क्वेश्चन और उसके आंसर का विश्लेषण कर चुके हैं। काफी स्टूडेंट लगातार हमको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में आंसर लिख के भेज रहे हैं। उनमें से हम कुछ आंसर को सेलेक्ट करते हैं, फिर उसको टाइप कराते हैं, जिससे वो क्लियरली देश में सभी छात्रों को डिस्प्ले हो सके, दिख सके। तो ऐसे ही हिंदी माध्यम के एक छात्र ने इस क्वेश्चन का आंसर लिख करके भेजा है और यह क्वेश्चन भारतीय संविधान से पूछा गया था वर्ष 2022 की आईएएस मेंस एग्जाम परीक्षा में। और इसका आंसर आपको 150 शब्द में लिखना है और अधिकतम मार्क्स इसके लिए आपको 10 दिए जाएंगे। तो आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, अधिकतम मार्क्स कैसे प्राप्त किए जाएं, ये मैं पहले ही बहुत डिस्कस कर चुका हूं जीएस पेपर 1 वाले पार्ट में। ठीक है, तो इस स्टूडेंट के आंसर को हम सुनते हैं और देखते हैं कि क्या लिख करके भेजा है। जैसे शब्दों का उसने प्रयोग किया है हमने वैसे ही इसको टाइप कराया है, इसमें कोई अपनी तरफ से बदलाव नहीं किया है। इसलिए इसमें ग्रामेटिकली कुछ मिस्टेक है, तो देन ये स्टूडेंट की लेखन शैली के कारण ही इसको माना जाएगा। राइट, तो देन सबसे पहले हम इसका आंसर पढ़ेंगे और फिर इसका सेल्फ इवैल्यूएशन करेंगे कि इसमें मार्क्स कितने आ सकते हैं। एक इंफॉर्मेशन मैं आपको पहले भी दे चुका हूं, दोबारा से आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं कि आईएएस मेंस एग्जाम के लिए जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 में पूरी तरह से डिस्कस कर चुका हूं यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप उसको सुन लेते हैं या देख लेते हैं उन वीडियोस को, तो आपकी प्रिपरेशन का लगभग पार्ट कवर हो जाएगा। आपको किसी गाइडेंस की, कोचिंग क्लास की इसके लिए आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि प्रिपरेशन में कुछ कमी रह रही है, तो आप हमारे ऑफलाइन क्लासेज प्रोग्राम के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। जीएस के एक पेपर को हम 20 दिन में कवर करते हैं। मेनली टारगेट ये होता है कि आपको आंसर राइटिंग बिटवीन द लाइन कैसे सिखाई जाए। ठीक है, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के लिए अलग अलग कार्य किया जा रहा है। तो सबसे पहले इसका आंसर पढ़ते हैं। स्टूडेंट का क्या लिखा है, देखिए क्वेश्चन ये है कि आपकी राय में भारत में शक्ति के विकेंद्रीकरण ने जमीनी स्तर पर शासन परिदृश्य को किस सीमा तक परिवर्तित किया है, ये क्वेश्चन है। और इसका आंसर इन्होंने लिखना शुरू किया है। शक्ति के विकेंद्रीकरण का अर्थ है केंद्र एवं राज्यों के मध्य प्रशासनिक, वित्तीय एवं विधायी शक्तियों का योगदान, ऐसा इन्होंने लिखा है। फिर पैराग्राफ चेंज करके इन्होंने लिखा है केंद्र सरकार संघ सूची के विषयों पर कानून बनाती है और राष्ट्र के विकास के लिए नीति बनाती है, जबकि राज्य सरकार राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाती है, जैसे शिक्षा, कृषि नीति एवं चिकित्सा सेवाएं आदि। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने बताया है भारत में संघीय ढांचे के अधीन केंद्र एवं राज्य सरकार शासन करती है। शक्ति के विकेंद्रीकरण ने शासन स्तर को निम्नांकित रूप से प्रभावित किया है। अब ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से शक्ति के विकेंद्रीकरण ने शासन स्तर को प्रभावित किया है। तो पहला पॉइंट इन्होंने बताया है कि भारत में राष्ट्रीय योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन अधिक सरल हुआ है। सेकंड पॉइंट में उन्होंने बताया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की भागीदारी को बढ़ाने में सफलता प्राप्त हुई है। तीसरा पॉइंट बताया है कि समाज के अल्पसंख्यक एवं कमजोर वर्गों के लिए कानूनी संरक्षण प्रदान किए गए हैं। और चौथा बताया है कि संसाधनों को गतिशील बनाया गया है। तो 4 पॉइंट इन्होंने इसमें डिस्कस किए हैं। अभी इस आंसर का कुछ पार्ट और शेष है। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है। लास्ट में इन्होंने लिखा है कि देश में प्रशासनिक एकीकरण संभव हुआ है, शासन में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित हुआ है। और लास्ट में इन्होंने कंक्लूड किया है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शक्ति के विकेंद्रीकरण ने शासन स्तर में मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन किए हैं। यह है आंसर उस स्टूडेंट का। आपने देख भी लिया और सुन भी लिया। अब हमें इसकी मार्किंग करनी है कि आखिर इस स्टूडेंट को कितने मार्क्स इस आंसर पर मिलने चाहिए। ठीक है, तो देन ये जो आंसर इन्होंने लिखा है, क्वेश्चन में जिस तरीके से डिमांड की गई है, ये आंसर कुछ आउट ऑफ ट्रैक हुआ है। स्टूडेंट ने प्रयास किया है क्वेश्चन को समझने का, लेकिन पूरी तरह से वो इसको समझ नहीं पाया है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में शक्ति के विकेंद्रीकरण ने जमीनी स्तर पर शासन परिदृश्य को किस सीमा तक परिवर्तित किया है। पूरी तरह परिवर्तित किया है, 50% परिवर्तित किया है, या बहुत कम किया है, या बिल्कुल भी नहीं किया है। ऐसा कुछ कंक्लूजन आपको देना होगा। और दूसरा, शक्ति के विकेंद्रीकरण का अर्थ शायद ये स्टूडेंट पूरी तरह से नहीं समझता है।
इसलिए इसके आंसर में वो डायरेक्शन हमें दिखाई नहीं देती, इसलिए ये एवरेज से थोड़ा कम आंसर माना जाएगा और इसको 10 में से ज़्यादा 3 नंबर ही मिलने चाहिए। और अगर आपको इतने कम मार्क्स मिलते हैं तो फिर आपके सेलेक्ट होने की संभावना ना के बराबर है, आप नहीं हो सकते क्लियर कट। आईएएस एग्जाम को क्लियर करना है तो आपको कैसा भी क्वेश्चन हो उसके आंसर में 50% या इससे अधिक अंक आने चाहिए, क्योंकि इंडिया का टॉप लेवल का एग्जाम है और बहुत एक्सीलेंट लोगों के बीच में फाइट है। सो आप किसी भी लेवल पर अपने आप को कमजोर यहां पर नहीं रख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो कैसे इनको आंसर लिखना था, अब हम आपको इस मामले में गाइड करते हैं। सबसे पहले तो आपको शक्ति के विकेंद्रीकरण का अर्थ बताना था कि भारतीय संविधान के अनुसार शक्ति के विकेंद्रीकरण का अर्थ है केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकारों के मध्य विधायी एवं प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का वितरण किया जाना। ये आपको बताना था, संविधान के अनुसार ऐसा किया गया है। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारें, पंचायत, नगर पालिकाएं, इनके बीच में जो पावर का आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया है इसे कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, राइट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का आपको प्रयोग करना था। इसके बाद फिर जो आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है इसमें कि जमीनी स्तर पर शासन परिदृश्य को किस प्रकार या किस सीमा तक परिवर्तित किया है। तो आप बताएंगे कि भारत में शक्ति के विकेंद्रीकरण ने 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के बाद शासन स्तर के परिदृश्य को बुनियादी रूप में परिवर्तित किया है। इस शब्द का प्रयोग करना होगा और 2 एविडेंस देने पड़ेंगे, प्रमाण देने पड़ेंगे आपको। 73वां संविधान संशोधन जिसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया और 74वां 74 अमेंडमेंट एक्ट जिसने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। और इसके बाद से ही ग्रासरूट लेवल पर बुनियादी परिवर्तन देखे गए। फिर आप पॉइंट्स फॉर्म में बताओ। सबसे पहले ये बताओ कि विकेंद्रीकरण के पश्चात भारत में अब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकारों में अधिक समन्वय और तारतम्य स्थापित हुआ है और इसके परिणाम स्वरूप भारत में जमीनी स्तर पर संसाधनों का आकलन संभव हुआ है और संसाधनों के गतिशीलन के लिए अधिक अनुकूल नीतियां बनाई गई हैं। एक परिवर्तन आपको यह बताना होगा, क्योंकि पहले जब विकेंद्रीकरण भारत में पूरी तरह लागू नहीं किया गया था, या फिर आप ऐसे समझिए कि अगर केंद्रीकरण होता, सभी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथ में होती, राज्य सरकार स्थानीय सरकारों को पावर ना के बराबर होते, तब सेंट्रल गवर्नमेंट को ग्रासरूट लेवल पर संसाधनों के मूल्यांकन के लिए समय नहीं मिलता और वह उतना परफेक्ट भी नहीं हो पाता। तो दूसरा फिर आपको पॉइंट इसमें लिखना है कि शक्ति के विकेंद्रीकरण ने भारत में अब सामाजिक आर्थिक विकास के लिए नीतियां एवं योजनाएं बनाना अधिक प्रासंगिक बना दिया है और योजनाओं का मूल्यांकन करना, उनका क्रियान्वयन करना काफी सीमा तक सुनिश्चित हुआ है। तीसरा प्रभाव आप ये बताएंगे कि शक्ति के विकेंद्रीकरण ने स्थानीय स्तर पर या जमीनी स्तर पर समाज के वंचित और कमजोर वर्गों की भागीदारी को बढ़ाया है, क्योंकि अब पंचायतों में समाज के कमजोर पिछड़े वर्ग एससी एसटी समुदायों को रिजर्वेशन दिया गया है। इसके माध्यम से इनका पार्टिसिपेशन सुनिश्चित हुआ। इट मींस भारत में अब शासन प्रणाली का स्वरूप अधिक व्यापक हुआ है, जनता की भागीदारी बढ़ी है, इससे लोकतांत्रिक प्रणाली का सामाजिक आधार विस्तृत हुआ है। ऐसे शब्दों का प्रयोग करो, इसलिए क्वेश्चन पूछा है उसने। चौथा पॉइंट आपको बताना है कि शासन के विकेंद्रीकरण ने भारत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया है। महिलाओं को अब पंचायत नगर पालिका में रिजर्वेशन सुनिश्चित हुआ है। इसके कारण महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है और इसने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक कठोर कदम आगे बढ़ाया है। इसी प्रकार आप आगे बताएंगे कि शासन के विकेंद्रीकरण ने अब हर स्तर पर
केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकारों का उत्तरदायित्व और जवाबदेही सुनिश्चित की है। यानी जिस स्तर पर कार्य में कमी रह गई है उसी स्तर पर अधिकारी कर्मचारियों को अकाउंटेबल बनाया जाता है, उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं और सही आंसर ना मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, कठोर कदम उठाए जाते हैं। इसी प्रकार शासन के विकेंद्रीकरण ने भारत में अब पारदर्शिता को सुनिश्चित किया है। पारदर्शिता बढ़ी है और पारदर्शिता बढ़ने से भारतीय जनता का विश्वास अब लोकतांत्रिक प्रणाली, भारतीय शासन व्यवस्था, संसदीय प्रणाली में काफी सीमा तक बढ़ गया है। ऐसे शब्दों का अगर आप प्रयोग करेंगे तब आपके आंसर में डायरेक्शन आ जाएगी, फिर आपको इसमें मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं। अब लास्ट में आप कंक्लूड करेंगे कि भारत में 1992 के बाद स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा देने के पश्चात से ही शासन स्तर में जबरदस्त या बुनियादी रूप से परिवर्तन देखे गए। यद्यपि अभी हमें इस दिशा में कुछ और कार्य किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि जमीनी स्तर पर वित्तीय संसाधनों के अभाव और कुशल प्रशिक्षण की कमी के कारण आशारूप बदलाव परिवर्तन नहीं हो पाए हैं जो भविष्य में सुनिश्चित किए जाने हैं। ऐसा निष्कर्ष लिख करके आप छोड़ देंगे, क्योंकि आपने बता दिया कि हम इतना बढ़ चुके हैं, यहां तक की दूरी तय कर चुके हैं और फ्यूचर में हमको इतना और किया जाना है, राइट। इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे तो डेफिनेटली 10 में से आपको 6, 7, 8 तक मार्क्स आ सकते हैं। तो सीधी सी बात यही है कि आप कहीं से भी पढ़ाई कर लीजिए, किसी भी कोचिंग से कितना भी स्टडी मटेरियल पढ़ लीजिए, जब तक आपको आंसर लिखना नहीं आएगा आपकी पूरी पढ़ाई का कोई मीनिंग नहीं है, ये पूरा मीनिंगलेस है। इसलिए आपको आंसर राइटिंग वाले फील्ड में एंटर करना होगा, या तो आज या फिर कल। जितना ज्यादा आप डिले करेंगे आपकी सफलता, आपका सिलेक्शन उतना ही ज्यादा पीछे की ओर चला जाएगा, ठीक है। तो इन सब बातों पर थोड़ा विचार कीजिए, गौर कीजिए। मैंने भी लंबे समय तक तैयारी की, मेरा फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने साक्षात्कार तक अपनी यात्रा को पूरा किया, लेकिन मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला और आंसर राइटिंग वाले जो कार्य मेरा हमेशा वीक रहा। इसलिए सिलेक्शन लाइन के बहुत क्लोज होने के बावजूद में वापस कई बार आ चुका हूं, ठीक है ना। धन्यवाद।